सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून या एक का ज्ञान या एक के तरीके, यह उसका 35वां सत्र है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और सभी जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो यह उसकी व्यक्तिगत खुद की जिम्मेदारी होगी। एक और बात कही जाती है, यदि आप इस एक के ज्ञान को या इस एक के कानून की किताब को एक दूसरे से साझा करना चाहें या अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरे से साझा करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यह उनकी फ्री विल है। यह सत्र 35 है। रॉ कहते हैं हम रॉ हैं। हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। डॉन कहते हैं मैं यह कहना चाहूंगा कि हम इस काम को करते हुए एक महान सौभाग्य मानते हैं और आशा करते हैं कि हम उस दिशा में प्रश्न करें जो इस पुस्तक को पढ़ने वाले के लिए मूल्यवान हो। मतलब पुस्तक किस प्रकार से हमारे लिए आवश्यक है या हमें क्या ज्ञान देती है, वह यह जानना चाहते हैं। इस सत्र में मैं सोच रहा हूँ कि हमारे इतिहास के अलग अलग प्रसिद्ध पुरुषों पर किस तरह से इन किरणों चक्रों का प्रभाव पड़ा। शायद इससे हमें ये समझने में मदद मिले कि हमारी माया जाल में इन माध्यमों से आध्यात्मिक विकास कैसे होता है। मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ और मैंने सोचा कि पहले हम उन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान आकर्षित करें, जैसे कि जिन्हें हम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम से जानते हैं, या आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ कह सकते हैं। भौतिक जगत में हमारे पर जो लॉ ऑफ वन में वो ज्ञान दे रहे हैं कि जो चक्रों में प्रभाव होता है उससे हम भौतिक जगत में किस तरह से उन्नति करते हैं और उस तरह से किस तरह का हमारा जीवन किस चक्र की ऊर्जा से किस तरह हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इस तरह से वो ज्ञान बांटना चाहते हैं। तो कहते हैं यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन लोगों की चर्चा करने में जो आपके लोगों के बीच अच्छी तरह से जाने जाते हैं, यह संभावना है कि हम जानकारी को एक व्यक्ति के लिए विशिष्ट रूप से देखा जा सकता है, जबकि वास्तव में अनुभव का महान डिजाइन काफी हद तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होता है। इसे ध्यान में रखते हुए
हम उन अनुभवात्मक शक्तियों पर चर्चा करेंगे जो किसी व्यक्ति को माध्यम प्रदान करती है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन व्यक्तियों के मामले में जिनकी हाल ही में अपने स्तर पर ग्रह में जन्म हुआ है, उस व्यक्ति के विचारों या व्यवहार के बारे में गलत सूचना और गलत व्याख्या हो सकती है, यानी कि उसके बारे में गलत जानकारियां हो सकती हैं। अब हम फ्रैंकलिन के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति का बुनियादी वर्णन करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति तीसरी घनत्वता में आता है तो उसके सारे ऊर्जा केंद्र में संभावना होती है, यानी कि वो खुले होते हैं, लेकिन उसे खुद ही अनुभव के द्वारा सक्रिय करना होता है। इसमें यह समझाया जा रहा है कि तीसरी घनत्वता में जब हम आते हैं तो हमारे पास आगे बढ़ने के लिए चांस रहता है। हम अपने केंद्रों को किस तरह से एनर्जेटिक करते हैं, किस तरह से उनको आगे, हमको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उनको सक्रिय करते हैं, जिसे हम फ्रैंकलिन के नाम से जाना जाता है। उसने बहुत तेजी से लाल, नारंगी, पीले और हरे हरे रंग को विकसित किया और काफी कम उम्र में ही ब्लू रे ऊर्जा केंद्र में काम करना शुरू कर दिया। इस तेजी से विकास के कारण ये थे कि सबसे पहले इन किरणों की सक्रियता में उसकी पिछली उपलब्धियां थीं। दूसरा, उसकी शुरुआती जिंदगी में उसे मिले सुख सुविधा और आराम। तीसरा, किसी व्यक्ति के आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा। इस व्यक्ति का जिस व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था, उसकी ब्लू रे कंपनता इस व्यक्ति के बराबर या अधिक थी। इस प्रकार उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए माध्यम मिलते रहे जो कि उसने पूरे जीवन में बने रहे, यानी कि उसने साथी ने उसके साथ माध्यम का काम किया। जो फ्रैंकलिन है, उसके साथी ने माध्यम का काम किया। सबसे अहम चीज थी कि उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा थी। इच्छा शक्ति के कारण ही उसने अपने ब्लू रेस को आगे बढ़ाया और अधिक शक्तिशाली बनाया। इस व्यक्ति को ग्रीन रे गतिविधियां जारी रखने में कुछ कठिनाइयां हुई, क्योंकि सत्ता पाने की इच्छा के लिए उसे दूसरों पर अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ा। उसका प्रभाव उसके भौतिक शरीर पर भी पड़ा। जब उसने भौतिक शरीर के एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, तब उसे एक बार फिर से मौका मिला कि वह ताकत के सार्वभौमिक या आदर्श पहलू पर अपना ध्यान केंद्रित करे, यानी कि सत्ता का दुरुपयोग न करे। इस प्रकार जब युद्धप्रिय कार्य की शुरुआत में इस व्यक्ति ने हरे और नीले किरण की ऊर्जा की कीमत पर नारंगी और पीली किरण की ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया था, तब उसने कुछ पॉजिटिव ध्रुवीयता खो दी थी। फिर जब उसके भीतर शरीर में कठिन माध्यम लगे तो उसने अपनी ध्रुवीयता को फिर से पा लिया, यानी कि वो फिर से पॉजिटिव हो गया। यह पूरा चक्रों की एनर्जी का विज्ञान है। ध्रुवीयता खोना और पाना, ये उसकी सोच पर था। उसने अच्छे से उसको समझा और दोबारा से अपनी पावर को पाया। यह व्यक्ति युद्धप्रिय प्रकृति का नहीं था, बल्कि किसी भी तरह के झगड़ों के दौरान इसकी कंपनता ग्रीन रे की थी, जो कि ब्लू रे ऊर्जाओं के साथ काम करती थी। वह व्यक्ति जिसे फ्रैंकलिन के गुरु के रूप में जाना जाता था, उसने भी इस समय के दौरान ब्लू रे एक्टिवेशन के रूप में न केवल अपने साथी के लिए बल्कि अधिक सार्वभौमिक व्यवहार में भी कार्य किया। इस व्यक्ति का सार्वभौमिक अर्थों में, यानी कि लोगों के सामने झुकाव हमेशा पॉजिटिव था, जबकि कम सार्वभौमिक अर्थों में, यानी कि अकेले में, उसका एक पैटर्न बनने लगा जिसे कर्म कहा जा सकता है। इस कर्म के कारण उसका उसके साथी शिक्षक के साथ संबंध अच्छा नहीं रहा। डॉन कहते हैं, दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। क्या फ्रैंकलिन की पत्नी उसकी गुरु थी? क्या यह सही है? रॉ कहते हैं यह सही है। डॉन कहते हैं दूसरा, क्या फ्रैंकलिन ने खुद को अपने भीतर शरीर पर ही सीमाएं लगाई थी? रॉ कहते हैं यह आंशिक रूप से सही है। सीखे जाने वाले सबक और जीवन के उद्देश्य का बुनियादी दिशा निर्देश जन्म लेने से पहले ही सावधानी पूर्वक
हर व्यक्ति के हायर सेल्फ द्वारा तय होता है। यदि फ्रैंकलिन दूसरों से ज्यादा सफल होने में अत्यधिक आनंद या प्रतिस्पर्धा के लिए लगाव से बचते, जो कि उनकी व्यवसाय में स्वाभाविक रूप से होता है, तो इस व्यक्ति पर कोई सीमा नहीं लग सकती थी। हालांकि इस प्रोग्रामिंग में दूसरे की सेवा करने और आगे बढ़ने की इच्छा प्रबल थी, और जब प्रेम की शक्तियों की कमी के कारण अवसर कम होने लगे, तब व्यक्ति को सीमा लगाने में माध्यम सक्रिय होने लगे। डॉन कहते हैं, अब मैं एडोल्फ हिटलर के संबंध में उसी प्रकार की जानकारी मांगना चाहूंगा जो आपने पहले ही दिया है। उसे फिर से बताना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आप कह सकते हैं उस जानकारी को पूरा करें, ये मददगार होगा। रॉ हिटलर के बारे में बताते हैं, जिसे हम एडोल्फ कहते हैं। उसके बारे में बात करने में हमें दिक्कत आती है, क्योंकि इस व्यक्ति के जीवन पैटर्न में भारी मात्रा में भ्रम की स्थिति थी। साथ ही साथ इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी चर्चा करने पर हमें काफी कंफ्यूजन होगा। यहाँ हम एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देखते हैं जिसने अपने ग्रीन रे को बिल्कुल बंद करके ऊपर के चक्र को सक्रिय करने का प्रयास किया, और अपने झुकाव को न तो पॉजिटिव कर सका और न ही निगेटिव कर सका। यह मूल रूप से निगेटिव था। हालांकि यह इतना कंफ्यूज था कि इसका व्यक्तित्व ही विकृत था, विकृत हो गया, और इस प्रकार उसका मन, शरीर और आत्मा कटाई के लायक नहीं बन पाई, और उसे उपचार में काफी आवश्यकता हो गई। मतलब ये बताया कि कंफ्यूजन की स्थिति में न तो पॉजिटिव हो पाया न नेगेटिव हो पाया, और वो अपनी प्रगति आगे नहीं कर पाया, अपने आप को कटाई के लायक भी नहीं बना पाया। इस व्यक्ति ने नेगेटिव ध्रुवीकरण के पैटर्न का पालन किया, जिसमें यह सुझाव है कि यह एलिट भी है और गुलाम वर्ग भी है, और इस व्यक्ति द्वारा इसे इस प्रकार देखा गया कि वो अपने समाज की संरचना में मदद कर रहा है, यानी कि वो अपने समाज, देश को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि वह सचेत ध्रुवीयता से अपने पतन की दुनिया में बह गया, जहां सपनों ने अप, आपके स्थान, समय, निरंतरता में स्थान ले लिया। यानी कि वो सपने ही देखता रहा, एक जगह टिका ही नहीं। इस तरह से यह व्यक्ति रचयिता की सेवा करने में असफल हो गया, क्योंकि वो खुद की सेवा के रास्ते में कटाई योग्य नहीं बन पाया। इस तरह से हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ज्यादा तेजी से बिना अपने अनुभव की को एकत्रित करके यदि ध्रुवीकरण करने की कोशिश करता है, तो वह एक तरह से पागलपन ही होगा। हमने पिछले संदर्भ में आपको सावधानी और धैर्य का सुझाव दिया था, और हम इस व्यक्ति के उदाहरण का उपयोग करके फिर दोहरा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन में अपने दिमाग, शरीर, आत्म परिसर को संश्लेषित एवं एकीकृत किए बगैर यदि ध्रुवीकरण करता है, तो क्या होता है? स्वयं को जानने का अर्थ है मजबूत जमीन का आधार रखना। सबसे मेन पूरे चैप्टर का है कि अपने आप को जानना, स्वयं को जानना, अपना आधार, अपना बेस मजबूत करना। डॉन कहते हैं, धन्यवाद। यकीनन यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। मैं सोच रहा था कि क्या उन लोगों में से कोई ऐसा था जो एक समय एडोल्फ के नीचे काम कर रहा था और नेगेटिव रूप से कटाई के योग्य होने में सक्षम हो गया हो। रॉ कहते हैं, हम केवल दो इकाइयों के बारे में बात कर सकते हैं जो एक नेगेटिव अर्थ में कटाई के योग्य हो सके थे। अन्य सभी भी भौतिक अवतार में है, यानी कि जिंदा है। एक जिसे आप हरमन के रूप में जानते हैं, और दूसरा अपने आप को हिमलर कहना पसंद करता था। ये दोनों हिटलर के नीचे के लोग थे, जिनके नाम बताए गए हैं। अब डॉन कहते हैं, धन्यवाद। इससे पहले हमने अब्राहम लिंकन की चर्चा की थी, जो अपने में एक अनोखा मामला था। क्या आपके लिए यह बताना संभव है कि उनका किस तरफ झुकाव था, और अब्राहम के शरीर को चौथी घनत्वता के व्यक्ति द्वारा क्यों इस्तेमाल किया जा रहा था, और यह उस समय हमारे समाज में होने वाली गतिविधियों के संबंध में यह
कब हुआ? रॉ कहते हैं हाँ, यह संभव है, एक व्यक्ति के शरीर को इस्तेमाल करना संभव है। डॉन, क्या आपके अनुमान से जो इस पुस्तक को पढ़ेंगे उनके लिए यह जानना उपयोगी होगा? रॉ कहते हैं आपको अपने प्रश्नों को अपनी समझ के अनुसार पूछना चाहिए। डॉन कहते हैं मैं जानना चाहता हूं कि उस समय चौथी घनत्वता के व्यक्ति द्वारा अब्राहम लिंकन के शरीर का उपयोग करने का क्या मकसद था? रॉ कहते हैं इस सत्र का अंतिम सवाल होगा, कालरा की ऊर्जा काफी कम हो रही है। वह जवाब दे रहे हैं अब्राहम के नाम से जाने जाने वाले इस व्यक्ति को कई तरह से जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह के दुखों के कारण वह जीवन से थक गया था, लेकिन इन सब दुखों के बावजूद वह अपने आप को हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। आपके समय सन 1853 में इस व्यक्ति से चौथे घनत्वता के व्यक्ति ने नींद में संपर्क किया। यह चौथी घनत्वता का व्यक्ति रोशनी की ताकतों और अंधेरी की ताकतों के बीच चल रही लड़ाई के लिए चिंतित था, जो कि चौथी घनत्वता में आपके कई सालों से चल रहा है। अंधेरे की लड़ाई और रोशनी की लड़ाई बहुत पुरानी चल रही थी, इसलिए वो जो व्यक्ति था उसने अब्राहम लिंकन के शरीर पर अपना अधिकार जमाया। इस व्यक्ति ने अब्राहम के कार्मिक पैटर्न को पूरा करने के लिए अपना सम्मान कर्तव्य समझते हुए इसे स्वीकार किया, और अब्राहम ने पाया कि ये व्यक्ति वो सारे कार्य को करना चाहता है जिसे वो करना तो चाहता है पर कर नहीं सकता। इस प्रकार ये अदला बदली हुई। जो व्यक्ति जिसका नाम अब्राहम था उसे ट्रांस की अवस्था में ले जाया गया और वहां उसके भौतिक शरीर को त्याग दिया। ठीक इसी प्रकार जैसे हम यानी कि रा ने कार्ला के साथ ये व्यवस्था की है ताकि हम कार्ला के शरीर में रह सकें, जिससे कार्ला ट्रांस की अवस्था में अपने शरीर से बाहर आती है और यंत्र की तरह काम करती है तथा अपने दिमाग को आत्मा परिसर में ट्रांस की अवस्था में छोड़ देती है। जिस तरह ये हो रहा था उस समय जिस समय ये हो रहा था उस समय आपके ग्रह की ऊर्जा काफी गंभीर स्थिति से गुजर रही थी, जिसे आप आजादी के रूप में जानते हैं, जिसे कई लोगों ने एक संभावना के रूप में स्वीकार किया था। एक चौथी घनत्वता के व्यक्ति ने आजादी की लोकतांत्रिक अवधारणा की शुरुआत करने वालों द्वारा किए गए काम को देखा और पाया कि ये लोगों के अधिकार को गुलामी के सिद्धांत के बढ़ते विश्वास और उपयोग के कारण कम या खत्म कर सकता है। यह आपकी घनत्वता में काफी गंभीर प्रकृति और नेगेटिव अवधारणा है, इसलिए इस व्यक्ति ने इसे रोशनी की लड़ाई रूप में देखा और आगे बढ़ा ताकि वह आजादी की अवधारणा को तोड़ सके। अब्राहम लिंकन के ने शरीर पर जब कंट्रोल किया उसके शरीर पर, तो उनका उद्देश्य बहुत अच्छा था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बात हो रही है, इस चौथी घनत्वता के व्यक्ति ने इन गतिविधियों से न तो कर्म प्राप्त किया और न ही खोया, क्योंकि उसे परिणाम की चिंता नहीं थी। उसका रवैया पूरी तरह से दूसरों की सेवा करने वाला था, विशेष रूप से दलित या गुलामों की सेवा। युद्ध में मृत्यु से जो आघात लोगों को हुआ था, उन लोगों की एकत्रित भावनाओं और विचार रूपों के कारण इस चौथी घनत्वता के व्यक्ति की दुर्विता थोड़ी कम हुई, पर यह ज्यादा गंभीर नहीं थी। यह सत्र अब यहीं समाप्त होता है। जैसा कि रा हमेशा कहते हैं कि अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता का प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़े चलते हैं। दोस्तों, यह सत्र समाप्त हुआ। ओवर टू। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा
और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार के वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.